अकबर और समय की नदी। सम्राट अकबर की रातें इन दिनों बेचैनी में गुजर रही थी। वो नींद में अक्सर एक ही सपना देखता, एक रहस्यमयी नदी जिसकी धाराएं उल्टी दिशा में बहती थी। उस नदी के किनारे खड़ा वो कोई साया देखता जो हमेशा उसकी ओर इशारा करता, मानो कुछ कह रहा हो। वो साया कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य और पुकार छिपी होती। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल, मुझे किसी अज्ञात शक्ति का आभास हो रहा है। ये सपना नहीं, कोई संदेश है। क्या तुम मेरे साथ उस नदी को खोज सकते हो? अकबर ने गंभीरता से पूछा। बीरबल चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। जहां बादशाह की जिज्ञासा हो, वहां बीरबल की सोच पहुंचे बिना नहीं रह सकती। मैं तैयार हूं। अकबर और बीरबल एक गुप्त यात्रा पर निकलते हैं। किसी को भनक नहीं, न रानी को, न सेनापति को, न ही वजीरों को। केवल दो वफादार घुड़सवार साथ होते हैं। पुरानी पांडुलिपियों, योगियों के निर्देशों और रात्रि स्वप्नों की राह पकड़ते हुए वे उत्तर की घाटियों में एक छुपे हुए गांव चिरकालपुर पहुंचते हैं। ये गांव सामान्य नहीं। यहां के लोग समय के बारे में अजीब बातें करते हैं। यहां सूर्य कभी नहीं डूबता, लेकिन छाया बदलती रहती है। कल जो हुआ था वो शायद आज दोबारा होगा। नदी कभी ठहरती नहीं, लेकिन एक जगह है जहां उसकी धारा उल्टी बहती है। बीरबल समझ जाता है, यही वो जगह है जो सपना दिखा रहा था। गांव के बाहर एक बूढ़ा फकीर अकबर का रास्ता रोकता है। राजा हो तुम, पर समय के साथ मत खेलो। जो नदी की उल्टी धारा में उतरता है वो वही नहीं रहता। बीरबल को ये एक संकेत लगता है, लेकिन अकबर की जिज्ञासा और भी तीव्र हो चुकी थी। रात को दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं वही दृश्य जो अकबर के सपनों में था। एक नीले प्रकाश से चमकती नदी, लेकिन उसका पानी उल्टी दिशा में बह रहा था। अचानक वो साया फिर दिखाई देता है, अब की बार स्पष्ट। वो एक प्राचीन राजा की आत्मा थी, विक्रांत सेन, जो समय को चुनौती देकर नदी में उतरा था और अब समय के बंधन में कैद था। जो समय से उलझे उसे खुद को खोना पड़ता है। आत्मा की प्रतिध्वनि। अकबर बिना सोचे समझे नदी में उतरने का निर्णय लेता है। बीरबल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अकबर नदी में प्रवेश करता है, दुनिया बदल जाती है। वो समय के भीतर के संसार में पहुंच चुका था, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ अस्तित्व में थे। कुछ दृश्य उसके बचपन के थे, कुछ उसके शासनकाल के, और कुछ अब तक घटे ही नहीं थे। वो खुद को कई रूपों में देखता है, एक संत, एक क्रूर राजा, एक बुजुर्ग, और अंत में एक विलुप्त छाया। बीरबल नदी के किनारे से सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो अकबर की मदद नहीं कर सकता था। ये एक एकल यात्रा थी। अकबर एक एक करके समय की परतों से गुजरता है। प्रजा के दुख, युद्ध के शिकार, रानियों की चुप वेदना, सब उसके सामने। जहां उसे लगने लगता है कि वो असल में कौन है, ये भी भूल गया है। एक दृश्य सामने आता है, एक खाली तख्त, एक वीरान महल, और महल की दीवारों पर लिखा होता है, जिसने समय को परखा, समय ने उसे मिटा दिया। बीरबल जानता था, अगर अकबर समय की नदी में डूबा रहा तो वापस नहीं आएगा। वो फकीर के पास जाता है और एक पुरानी पांडुलिपि मांगता है, जिसमें लिखा था, वो जो सच्चे प्रश्नों से स्वयं को जगा दे, वही समय से बाहर निकल सकता है। बीरबल नदी के किनारे खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, बादशाह सलामत। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी गद्दी के बाद क्या होगा? क्या आप देखना चाहेंगे कि बीरबल के बिना आपका राज्य कैसा होगा? या आप खुद को पहचानना चाहेंगे? ये शब्द किसी मंत्र जैसे असर करते हैं। अकबर की आंखें खुलती है। वो दौड़ता है, तैरता है, संघर्ष करता है, और अंततः नदी से बाहर निकल आता है। अकबर बाहर आ चुका था, पर बीरबल को कुछ अजीब लगा। अकबर अब शांत, बहुत ही शांत था। उसकी आंखें देख रही थी,
लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो कहीं और हो। क्या हुआ जहांपना? बीरबल ने धीरे से पूछा। अकबर मुस्कुराया। मैं वहां बहुत कुछ देख आया हूं। कुछ ऐसा जो अभी घटा नहीं, और कुछ जो शायद कभी नहीं घटेगा। लेकिन एक बात तय है। बीरबल ने सिर झुका लिया। वो जानता था ये यात्रा खत्म नहीं हुई है। रात बीत गई, सूरज चढ़ा, और चिरकालपुर की नदी फिर से शांत हो गई। पर एक दृश्य दिखता है। वही नदी, वही उल्टी धारा, और इस बार एक नई परछाई खड़ी है वहां, जो न अकबर है न बीरबल, कोई तीसरा। कौन है वो? क्या समय की नदी अभी भी किसी को बुला रही है, या फिर ये किसी और की कहानी का आरंभ है? बीरबल ने एक गुप्त यात्रा शुरू की। कहते हैं काल दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो न केवल भविष्य दिखा सकती है, बल्कि उसे मोड़ भी सकती है। इस रहस्य को खोजते हुए वो पहुंचा निस्पंद वन, जहां समय थमा हुआ रहता था। वहां मिले उसे 3 रहस्यमयी साधु, त्रिकालज्ञ, जो तीनों काल देख सकता है, मौनिधर, जो बिना बोले संवाद करता है, छायाचर्य, जिसकी छाया खुद उसका अतीत है। बीरबल ने तीनों से पूछा, काल दर्पण कहाँ है? त्रिकालज्ञ ने कहा, तू खोजे जिस दर्पण को, वो पहले तुझे खुद को दिखाएगा। केवल वही उसे पा सकता है आए जो अपने भय को पहचानता है। बीरबल को एक गुफा में भेजा गया। गुफा का नाम था मंदर्पण। ये गुफा किसी आम जगह जैसी नहीं थी। जैसे ही बीरबल उसमें प्रवेश करता है, वो अपने ही जीवन के कुछ भूल गए क्षणों से सामना करता है। उसका पहला झूठ, वो निर्णय जिससे किसी निर्दोष को दंड मिला, वो क्षण जब वो अकबर से असहमत था पर चुप रहा। हर दृश्य उसे झकझोरता है, लेकिन बीरबल इन सब को स्वीकार करता है, और तभी उसके सामने वो वही दर्पण प्रकट होता है जो उसने मंदिर के पीछे देखा था, काल दर्पण। जैसे ही बीरबल काल दर्पण को छूता है, एक तेज प्रकाश उसे अपने अंदर खींच लेता है। अब वो समय के बाहर नहीं, बल्कि समय के भीतर समाये संभावनाओं के लोक में है, जहां हर निर्णय एक नई दुनिया बनाता है, हर विकल्प एक शाखा है, और हर शाखा पर भविष्य की एक नई छाया बैठी है। यहां उसे दिखते हैं एक दुनिया जहां अकबर तानाशाह बन चुका है, दूसरी जहां बीरबल कभी अकबर से मिला ही नहीं, और एक दुनिया जहां अकबर गायब हो गया और उसकी जगह नीलकंठ नामक रहस्यमयी पुरुष ने तख्त संभाल लिया। बीरबल हैरान था। ये कौन है नीलकंठ? बीरबल जब दर्पण की गहराइयों से लौटने की कोशिश करता है, तो उसके सामने प्रकट होता है नीलकंठ। काला वस्त्र, गहरी आंखें, और शरीर से उठती धुएं सी परछाइयां। तू सोचता है अकबर को तू बचा लेगा? वो तो समय के पाश में बंध चुका है। अब मैं उसकी जगह लूंगा, और जो भविष्य दिखा रहा है वही मैं बनाऊंगा। बीरबल समझ चुका था ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, ये समय का विद्रोही था, जो इतिहास को लिखना नहीं, फिर से गढ़ना चाहता था। बीरबल जैसे तैसे दर्पण से बाहर निकलता है, लेकिन वो अब अकेला नहीं। उसके पीछे अब नीलकंठ की परछाई भी आ चुकी है। वो चिरकालपुर लौटता है। अकबर शांत बैठा है, पर उसकी छाया कुछ अलग प्रतीत होती है। बीरबल धीरे से पूछता है, क्या आप ठीक है जहांपना? अकबर मुस्कुराता है, पर वो मुस्कान बीरबल ने पहले कभी नहीं देखी। रात गहरा चुकी है। एक नई नदी दिखती है। इस बार वो समय की नहीं, चेतना की नदी है, और उस पर एक नया चेहरा खड़ा है। ना अकबर, ना बीरबल, ना नीलकंठ। चिरकालपुर लौटने के बाद बीरबल ने अकबर को देखा। बाहरी रूप से वही सम्राट, तेजस्वी, गंभीर, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था। रात के तीसरे पहर महल की छत पर खड़े अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम कभी सोचते हो अगर समय हमें जी रहा हो और हम उसे नहीं? बीरबल सतर्क हो गया। ये वो शब्द नहीं थे जो अकबर कहता था। ये शब्द उस नीलकंठ के थे जिसे वो काल दर्पण के भीतर देख चुका था। अगले कई दिनों तक बीरबल ने देखा
अकबर अब वही निर्णय नहीं लेता जो वो लिया करता था। न्याय धीमा पड़ गया था, आदेश बदलने लगे थे, और सबसे खतरनाक बात, अकबर अब चिरकालपुर का जिक्र नहीं करता। बीरबल को यकीन हो गया नीलकंठ ने किसी रूप में अकबर की चेतना को प्रभावित किया है, लेकिन वो कैसे, कब और क्यों? बीरबल ने रानी जोधा बाई से बात की। जहांपनाह, अब वैसे नहीं रहे, उनकी नींदें टूटी टूटी हैं। वो अजनबियों से बातें करते हैं जिन्हें कोई और नहीं देखता। रानी ने बीरबल को एक छोटी सी रूपाली पुस्तक सौंपी, जिस पर लिखा था भविष्य की पुस्तक। ये पुस्तक अकबर की गुप्त वस्तुओं में से थी, जिसमें केवल वही लिख सकता था जो भविष्य में घटित होने वाला हो। बीरबल ने जब उस पुस्तक को खोला, उसमें एक ही पंक्ति लिखी थी, नीलकंठ की आग, अंधकार की संतान। बीरबल ने अब चुपचाप नीलकंठ की खोज शुरू की। वो पुरानी पांडुलिपियां, योगियों की बातें और कालदर्पण के संकेतों को जोड़ने लगा। एक दिन एक वृद्ध योगी मिला जिसने कहा, नीलकंठ सिर्फ एक पुरुष नहीं, वो समय की एक टूटी हुई छाया है। जब कोई महान आत्मा अपने भीतर संघर्षित समय को दबा देती है, तब नीलकंठ जन्म लेता है। बीरबल को समझ आ गया, नीलकंठ अकबर के भीतर के छिपे भय, संदेह और क्रोध की छाया है। वो स्वयं अकबर से ही उत्पन्न हुआ है। इस बार बीरबल अकेला नहीं गया। उसने रानी जोधाबाई, कुछ विश्वासपात्र सैनिकों और एक सन्यासी को साथ लिया, और वे सब नदी चेतनासर की ओर बढ़े। ये वो नदी थी जो केवल चेतना से बहती थी, जहां ना नाव चलती, ना पैर टिकते। यहां प्रवेश करने के लिए एक ही तरीका था, अपने भीतर उतरना। सबने ध्यान किया और सब धीरे धीरे चेतनासर की गहराइयों में समा गए। चेतनासर में बीरबल की आत्मा एक विशाल कक्ष में पहुंची, जहां दो अकबर आमने सामने खड़े थे। एक प्रकाश में डूबा हुआ, शांत, न्यायप्रिय। दूसरा नीलकंठ, उसकी आंखों में आग और अंधकार। नीलकंठ बोला, मैं कोई शत्रु नहीं, मैं वही हूं जिसे तुमने दबाया, जिसे तुमने छुपाया। मैं वही अकबर हूं जो सब कुछ बिना समझे सही मान लेता था। बीरबल ने चुपचाप खड़े होकर दोनों को देखा, फिर एक निर्णय लिया। अगर नीलकंठ को मिटाया नहीं जा सकता, तो उसे समझना होगा। बीरबल ने नीलकंठ से कहा, आओ, हम सत्य की तराजू पर खड़े हों। अगर तुम सही हो, तुम रहोगे। अगर मैं, तो तुम समा जाओगे। चेतना के बीच एक विशाल तराजू उत्पन्न हुआ, आए जिसके एक ओर नीलकंठ, एक ओर बीरबल। सवाल पूछे गए, जवाब मिले, लेकिन हर उत्तर छाया को और गहरा बनाता गया। तराजू डगमगाने लगी और तभी रानी की चेतना प्रकट हुई। उसने कहा, अकबर को केवल बीरबल या नीलकंठ नहीं समझ सकता। वो सम्राट है, उसे खुद को समझना होगा। तराजू टूट गया। प्रकाश और अंधकार दोनों से एक तीसरा अकबर प्रकट हुआ। सके भीतर न्याय भी था, क्रोध भी, सहनशीलता भी थी और शक्ति भी। नीलकंठ मुस्कुराया, मैं चला जाऊंगा, पर शायद फिर लौटूं, अगर फिर कोई राजा खुद को भूलने लगे। बीरबल, रानी और नया अकबर चेतनासर से बाहर निकले। बाहर दुनिया वही थी, पर समय बदल चुका था। चिरकालपुर की घाटी में, जहां कभी समय उल्टी दिशा में बहता था, अब नदियां शांत थी, पर हवा में कोई नई आहट थी। वही बच्चा जो चेतनासर की गहराइयों में अकबर के तीसरे रूप के जन्म के समय दिखाई दिया था, अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। नाम दिया गया आरव, लेकिन गांव वाले उसे सम्यपुत्र कहते थे। आरव के जन्म से ही कुछ अलग बातें थी। वो 1 वर्ष का होते होते 3 भाषाएं बोलने लगा। उसके स्पर्श से सूखे बीजों में हरियाली लौट आती, और सबसे अनोखा, जब वो सोता, उसके चारों ओर हवा की धारा उल्टी बहने लगती। बीरबल अब एक वृद्ध हो चला था, पर उसकी आंखों में अब भी जिज्ञासा जीवित थी। एक दिन जब उसे आरव के बारे में सुनाया गया, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। कहीं ये वही शक्ति तो नहीं जो नीलकंठ के रूप में प्रकट हुई थी, या फिर ये समय की अगली कड़ी है
बीरबल ने फिर एक बार चिरकालपुर की ओर रुख किया, पर अब ये यात्रा जवाब पाने की नहीं थी, बल्कि नई चेतना की रक्षा करने की। बीरबल ने अपने साथ एक प्राचीन पांडुलिपि लाई, जिसे सम्य शास्त्र कहा जाता था। इस ग्रंथ में लिखा था, जब समय स्वयं को दोहराता है, वो एक बीज बन जाता है, जो या तो ज्ञान उगाएगा या अंधकार। बीरबल ने आरव को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आरव के प्रश्न असामान्य थे। अगर समय एक वृत्त है, तो मैं कहाँ हूं? केंद्र में या किनारे पर? क्या बीरबल भी भविष्य में मेरे शिष्य होंगे? क्या अकबर अब भी अपने भीतर कोई लड़ाई लड़ रहा है? बीरबल के पास हर उत्तर नहीं था, पर वो जानता था, ये बालक केवल मनुष्य नहीं, संभावना का स्वरूप है। आरव की नींद में अब अजीब घटनाएं घटने लगी। वो सोते हुए हवा में कुछ रेखाएं खींचता, जो सुबह भविष्य के नक्शों में बदल जाती। इन नक्शों में शहर दिखते थे जो अभी बने नहीं, भाषाएं जो अभी बोली नहीं जाती, और एक प्राचीन वृक्ष जिसके नीचे एक अंधकारमय आकृति खड़ी थी। बीरबल चौंका। ये वही आकृति थी जिसे वो कालदर्पण में देख चुका था। नीलकंठ। एक रात बीरबल को सपने में नीलकंठ प्रकट होता है। मैं गया नहीं, मैं इस बालक में नहीं हूं, पर कोई और है जो उसे चाहता है, जो समय को मोड़कर उसका उपयोग करना चाहता है, और वो कोई मानव नहीं। बीरबल जागता है। वो जानता है समय की लड़ाई अब फिर से शुरू हो चुकी है। समय की नदी और चेतनासर के बाद एक तीसरा द्वार अब तक रहस्य बना हुआ था। नियति गर्भ एक ऐसा स्थान जहां भविष्य की जड़ें उगती है और जहां हर जन्मे हुए को उसकी आवश्यकता दी जाती है। बीरबल और आरव अब उस तीसरे द्वार की ओर निकलते हैं। यात्रा कठिन होती है, सपनों, छायाओं और भूले हुए समय की गलियों से गुजरती। हर मोड़ पर आरव अपने भीतर की शक्ति से कुछ नया सीखता। वो अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वो भविष्य को थोड़ा थोड़ा गढ़ भी रहा था। तीसरे द्वार के पास एक समाधि मिली, जिस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन पास ही एक चिन्ह उकेरा था, आग प्लस जल प्लस समय पुनरावृत्ति। आरव ने समाधि पर हाथ रखा और आंखें बंद की। उसकी चेतना समाधि के भीतर चली गई। बीरबल ने देखा, आरव अब न केवल बालक था, वो अब वक्ता था, एक ऐसा माध्यम जो समय, तत्व और चेतना को जोड़ता था। और फिर आरव की आंखें खुली। उसने कहा, बीरबल, जो आने वाला है वो समय नहीं, असमय है, और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। एक निर्जन भूमि में एक वृक्ष के नीचे वही अंधकारमयी आकृति खड़ी थी। वो आरव की ओर देख रही थी। उसने धीमे से कहा, बीज बो दिया गया है, अब इंतजार है वो कौन सी दिशा चुनेगा। नियति गर्भ से लौटने के बाद आरव बदल चुका था। उसकी आंखें अब सीधे देखती नहीं थी, वे परतों के पार महासत्य को देखती थी। बीरबल ने समझ लिया, अब आरव केवल एक बालक नहीं, वो चेतना है जो समय से बाहर जन्मी है। पर उसी समय असमय की पहली लहर भी चिरकालपुर की सीमाओं तक पहुंच चुकी थी। एक अजीब घटना घटी चिरकालपुर में। एक दिन बिना सूरज के सुबह हुई। ना रोशनी थी, ना अंधेरा, बस एक स्थिरता। घड़ियां बंद हो गई, पक्षी उड़ना भूल गए, लोग बातें करने के बीच ही रुक गए। बीरबल ने जब आरव से पूछा, उसने केवल एक शब्द कहा, असमय आ चुका है। आरव ने बीरबल को समझाया, जब कोई समय को इतना बांधने की कोशिश करता है कि वो स्वाभाविक गति खो दे, तब समय विद्रोह करता है और उसकी छाया बनती है। असमय, ये छाया न नीलकंठ थी, न कोई राजा, ये थी समय का विकृत भाव। वो हर उस क्षण में जन्म लेती है जिसे हम टालते हैं, हर उस निर्णय में जो कभी लिया नहीं गया, हर उस चेतना में जो जाग न सकी। आरव जानता था, इस युद्ध में अकेले लड़ना संभव नहीं, इसलिए वो समय की विभिन्न धाराओं से चुने गए कुछ नवकाल योद्धा तैयार करता है। शिवानवी, भविष्य की रक्षक, जो हर संभावित विकल्प को देख सकती है। तक्षक, एक युद्धक, जो केवल वर्तमान में रह सकता है, ना अतीत ना भविष्य।
ऋग्देव, वो ऋषि जो हर शब्द से अस्त्र बना सकता है। मूकेंद्र, एक ऐसा वीर जो बोल नहीं सकता पर चेतना से संवाद करता है। बीरबल अब मार्गदर्शक था, पर युद्ध अब नवपीढ़ी के हाथ में था। एक दिन आरव और उसकी टीम को बुलावा आता है एक उजड़े स्थान की ओर, जहां हर वस्तु आधा है। अधूरी इमारतें, अधूरे लोग, अधूरे पल। ये था असमय का नगर। वहां एक आवाज गूंजी, आरव, तुम तो समय के पुत्र हो। क्या तुम उसे बचा पाओगे जब वो खुद तुम्हारी चेतना से डरने लगे? एक छाया प्रकट हुई, ना आकृति थी, ना आकार, बस एक सन्नाटा। असमय अब आकार लेता है एक घने धुएं और टूटते स्वरों की आकृति में। युद्ध आरंभ होता है, पर यह कोई सामान्य युद्ध नहीं। यहां अस्त्र नहीं चलते, यहां चलती है चेतना, ध्वनि और निर्णय। शिवानवी भविष्य की तमाम संभावनाएं खोलती है, लेकिन असमय हर विकल्प को जकड़ लेता है। तक्षक केवल वर्तमान को थामे रख पाता है। वो जैसे ही भविष्य की ओर झांकता है, उसकी शक्ति डगमगाने लगती है। ऋग्देव श्लोकों के माध्यम से रक्षा कवच बुनता है, लेकिन असमय हर शब्द को उलट देता है। और आरव, वो बस शांत खड़ा है, मानो कुछ इंतजार कर रहा हो। तभी आरव आंखें बंद करता है और अपने भीतर समय की पहली लहर को महसूस करता है। वो ना आवाज करता है, न कोई इशारा, पर उसकी चेतना एक संदेश भेजती है। असमय से लड़ना नहीं, उसे स्वीकार करना है। और वो असमय को अपने भीतर बुला लेता है। बीरबल चिल्लाता है, आरव, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ क्षणों बाद सारा धुआं, अधूरे नगर, टूटी लहरें, सब शांत हो जाते हैं। वहां अब कोई नहीं खड़ा, ना आरव, ना असमय, सिर्फ एक वृक्ष जिस पर लटकी थी एक छोटी सी धातु की प्लेट। ये न अंत है, ये वो स्थान है जहां समय सांस लेता है। चिरकालपुर में अब समय के तार उलझ चुके थे। सूर्य और चंद्रमा, दिन और रात, सभी के बीच में एक अदृश्य रेखा खिंच गई थी। वह रेखा सम्यवृत्त थी, एक स्थायी चक्र, जहां समय खुद को पलटने के लिए तैयार था। लेकिन क्या हुआ जब आरव ने असमय को अपने भीतर समाहित कर लिया? क्या उसे पूरी तरह से समय की धारा में समाहित किया जा सका था? या फिर वो खुद एक नई चेतना बन गया था, जो अब समय का मालिक था? ये कहानी अब नए युग की शुरुआत की है। एक युग जहां अतीत और भविष्य दोनों अस्तित्वहीन थे। बीरबल अब चिरकालपुर का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन चुका था, लेकिन उसका मन अब भी आरव के बारे में उलझा हुआ था। क्या आरव ने असमय से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान कर लिया था? बीरबल जानता था, वो जितना चाहे उतना सोच ले, लेकिन अब समय की शक्ति असमय के नियंत्रण से बाहर निकल चुकी थी। बीरबल की उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चेतना थी। वो जानता था, अब इस ग्रह पर एक नई दिशा के बीज बोने का समय आ चुका था। समयवृत्त की परिभाषा आरव ने दी थी। समय एक रेखा नहीं, बल्कि एक घेरा है। यदि हम किसी बिंदु पर थम जाएं, तो समय उस बिंदु को अपने अंदर समेट लेता है। वही समयवृत्त है। अब आरव, जो एक दिन बच्चा था, समय के केंद्र से परे एक नई पहचान बन चुका था। वो अब एक आध्यात्मिक अस्तित्व था, जिसे समय के घेरों के बीच एक नई भूमिका मिल चुकी थी। ये वो समय था जब भविष्य और वर्तमान दोनों संवेदनशील थे और किसी भी क्षण अंधकार में खो जाने का खतरा था। अभी तक का सबसे बड़ा प्रश्न यही था, क्या समय और असमय के बीच की युद्ध रेखा स्थिर हो सकती है? लेकिन जब आरव ने असमय को स्वीकार किया था, तो वो जानता था कि ये केवल प्रारंभ था। समय और असमय दोनों के संघर्ष ने ही इस युग को उत्पन्न किया था। ये संघर्ष अब इतिहास से भविष्य तक विस्तृत हो चुका था, और आरव इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। अब चिरकालपुर में वो परिवर्तन आ चुका था जो कभी समय की सोच से परे था। नए ग्रहों का आगमन, नए विचारों का जन्म और समय की धारा से बाहर की ताकतें, सब कुछ बदलने के कगार पर था। इस बीच
आरव ने एक संदेश भेजा था। समय से बाहर का अस्तित्व अब सबके सामने है, लेकिन वो शक्ति अभी जागृत नहीं हुई। वो जो समय को समझेगा वही इस शक्ति को नियंत्रित करेगा। क्या आरव अपने पिछले अनुभवों से कुछ नया हासिल कर पाएगा, या फिर समयवृत्त को एक बार फिर टूटने का खतरा होगा? बीरबल को अब समझ में आ चुका था कि उसका समय आरव के बिना अधूरा था। वो चिरकालपुर के मंदिर में एक गहरे ध्यान में बैठा था जब आरव ने उसे देखा और कहा, गुरु, समय अब लौट रहा है और हमें उसकी धारा को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार रहना होगा। यह हम पर निर्भर करेगा कि हम समय और असमय के बीच संतुलन बना पाए। दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, समयवृत्त को स्थिर करने और नवीन युग की शुरुआत करने के लिए। समयवृत्त अब एक नई दिशा में मुड़ने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार आरव और बीरबल दोनों मिलकर उस धारा को नए संतुलन में लाने की कोशिश करेंगे। क्या इस बार समय और असमय एक नए चक्र के रूप में सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे? आखिरकार ये युग आरव का था, वह जो समय और असमय दोनों से परे था और जिसने समयवृत्त को एक नई रूपरेखा दी। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या ये समयवृत्त अंत में हमें नई शुरुआत देगा, या ये चक्र हमारी मुक्ति का कारण बनेगा? चिरकालपुर अब एक ऐसे स्थान में बदल चुका था जहां समय और असमय के बीच की रेखाएं धुंधली हो चुकी थी। वो स्थान जहां समय का चक्र और असमय की छाया एक दूसरे में समाहित हो चुके थे। ये अब कोई साधारण समय नहीं था, बल्कि एक अनंत धारा बन चुका था। आरव, जो अब समय और असमय के मध्य संतुलन बनाए हुए था, अपने अंतिम निर्णय के करीब पहुंच चुका था। बीरबल के साथ बैठकर उसने समय के सभी पहलुओं को पुनः महसूस किया। उसने समझा कि समय केवल एक रेखा नहीं है, ये एक अनंत वृत्त है जो सब कुछ समेटे रहता है। लेकिन असमय ने आरव को जो सिखाया था वो एक दूसरी दृष्टि थी। समय के बिना असमय का कोई अस्तित्व नहीं था और असमय के बिना समय का कोई रूप नहीं था। अब समय और असमय दोनों को समेटते हुए आरव ने एक नया निर्णय लिया। वो केवल समय और असमय के बीच की रेखा को समाप्त नहीं करना चाहता था, वो दोनों को एक बना देना चाहता था, ताकि दोनों अपनी पूरी सत्ता के साथ एक नया युग बना सके। समय और असमय एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक हम उन्हें एक साथ नहीं लाएंगे, ये चक्र कभी नहीं पूरा होगा। आरव ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्तियों को एकजुट किया। उसने समयवृत्त को तोड़ा और नई शुरुआत की, जिसमें दोनों समय और असमय एक साथ थे। आरव ने अपनी चेतना से समय को और अधिक गहरे स्तर पर महसूस किया और उसके भीतर असमय के तत्वों को भी समाहित किया। उसने समय के चक्र को अंतरग्रह विस्तार में बांध दिया, जिससे हर काल और समय में एक नया संतुलन पैदा हुआ। आरव का उद्देश्य अब समय का पुनर्निर्माण था, एक ऐसा समय जो बदलाव और निर्णय दोनों की राह दिखाता था, जहां अतीत और भविष्य केवल दो छायाएं बनकर रह गई थी। चिरकालपुर में वह दिन आया जब समय का चक्र पूरा हुआ और असमय अब सिर्फ एक स्मृति बन गया। अब चिरकालपुर और उसकी पूरी दुनिया को नई पहचान मिल चुकी थी। आरव ने खुद को एक नए रूप में पुनर्जन्म लिया। अब वो केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो एक नई चेतना था जो समय और असमय दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता था। वो अब समय के भविष्य और समय के अतीत का रक्षक था, लेकिन उसके पास एक नई शक्ति थी, समय और असमय को एक साथ जीने की शक्ति। अब समय एक ऐसे मार्ग पर था जहां सभी मार्ग समान थे। रुकने और चलने के बीच कोई अंतर नहीं था, क्योंकि अब हर कदम में एक नई शुरुआत और एक पुरानी परंपरा दोनों समाहित थी। बीरबल अब समय का गुरु बन चुका था। उसने आरव से पूछा, क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुमने केवल समय को नहीं बल्कि चेतना को पुनः स्थापित किया है? आरव मुस्कराया और कहा, समय और असमय दोनों सदियों से एक दूसरे में समाहित थे। अब मुझे बस ये समझने की जरूरत थी
कि इस मिलन से क्या कुछ नया उत्पन्न होगा। जब बीरबल ने चिरकालपुर को देखा तो वहां शांति और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। अब वहां समय का कोई डर नहीं था और न ही असमय का कोई अनिश्चितता। ये नया युग था जहां हर जीव समय के साथ अपने कर्मों की शक्ति को जानता था। आगे की यात्रा अब हर किसी की थी। ये यात्रा समानताओं और असमानताओं की थी। इस प्रकार आरव ने समय और असमय को एक साथ स्वीकारते हुए चिरकालपुर और संपूर्ण ब्रह्मांड को एक नवीन रूप दिया। ये यात्रा समय और असमय के मिलन की थी और इस मिलन ने एक नई चेतना का उद्घाटन किया जहां हर पल अपने आप में पूर्ण था और हर कदम अनंत संभावनाओं से भरा हुआ था।